Hello students, welcome to online classes NCERT. Today we will do class 7 science chapter number 2 exploring substances acidic, basic and neutral. Let's get started. On 28th February, the school hosted a science fair to celebrate National Science Day. At the entry gate, siblings Ashwin and Kirti were greeted with a white sheet of paper. They were curious to know why a white sheet of paper was given to them. A few steps ahead, there was a volunteer spraying a liquid on these sheets of paper. The siblings also got their white sheets sprayed. To their surprise, the words "Welcome to the wonderful world of science" appeared on the papers the moment the liquid was sprayed. They were excited and eager to know how this happened and the reason behind it. इस चैप्टर में दो भाई बहन हैं, अश्विन और कीर्ति. उनके बारे में बात की जा रही है कि जब वो नेशनल साइंस डे को 28 फेब को स्कूल के साइंस फेयर में गए तो उनको वाइट पेपर की शीट दे दी गई. वो बहुत हैरान थे कि ये वाइट पेपर की शीट उन्हें क्यों दी गई है. जब वो थोड़ा आगे गए तो जो वॉलंटियर्स खड़े थे उन्होंने उनकी वाइट शीट की पेपर पर एक लिक्विड स्प्रे कर दिया और थोड़ी देर के बाद वो बहुत हैरान हो गए क्योंकि उस शीट पर कुछ उभर कर सामने आया था जिसमें लिखा था साइंस की वंडरफुल दुनिया में आपका स्वागत है. ये देखकर वो बहुत एक्साइटेड हुए और उन्हें उत्सुकता हुई कि ये कैसे हुआ. वो इसके पीछे का कारण जानना चाहते थे. Their curiosity was partly satisfied at the colorful world of substances stall. They saw many activities showing color changes on mixing different substances. They decided to explore these changes further. Let us join them on this learning adventure. उनकी उत्सुकता तब और बढ़ गई जब कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस की स्टॉल पर गए. वहां पर उन्होंने ऐसी बहुत सी एक्टिविटी देखी जिनके बाद सब्सटेंसेस का कलर चेंज हो रहा था. वो इसके बारे में और जानना चाहते थे. द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर, अवर साइंस लेबोरेटरी. नेचर का मतलब है कि कोई भी चीज़ है उसका गुण क्या है. उसका गुण या तो एसिडिक हो सकता है, बेसिक या न्यूट्रल. इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी लेते हैं. लिटमस एज एन इंडिकेटर. इंडिकेटर का मतलब है कि जो कोई चीज़ को शो करे या इंडिकेट करे तो उसे इंडिकेटर बोलते हैं. लिटमस क्या है? लिटमस वो सब्सटेंस है जो किसी भी चीज़ का नेचर बताता है. नेचर का मतलब है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़, जिससे पता चलता है कि जिस चीज़ की बात की जा रही है या इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, मतलब उसमें कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं और उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मतलब कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है या वो किस स्टेट में, किस रूप में पाया जाता है. ये सब पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट करने होते हैं. उसके लिए इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं. इंडिकेटर हमें शो करता है कि चीज़ की केमिकल या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है. यहाँ पर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं. मतलब हम ये देखेंगे कि जो भी सब्सटेंस है उसमें कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं. उसके लिए हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं. कलेक्ट सैंपल्स ऑफ लेमन जूस, सोप सोल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन. तो टेस्ट करने के लिए एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिसमें सबसे पहला काम है कि हम कुछ सॉल्यूशंस को ढूंढें. सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब है घोल. जब हम लिक्विड में किसी सॉलिड सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो उससे सॉल्यूशन बनता है जिसे हम घोल बोलते हैं. यहाँ पर लेमन जूस लेने के लिए बोला गया है, साबुन का सॉल्यूशन, आंवला जूस, इमली का पानी, सिरका, बेकिंग सोडे का सॉल्यूशन, लाइम का पानी, नल का पानी, वॉशिंग पाउडर वाला पानी, शुगर का पानी और नमक का पानी. ये सब सॉल्यूशंस हमें तैयार करने हैं. टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस.
Spread these pieces on a clean and dry white tile. Using a dropper, put one drop of each of the samples one by one on these litmus paper pieces as shown in the figure. Do you observe any change in the color of the blue litmus pieces? Record your observation. लिटमस दो रंग के होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है और एक रेड लिटमस पेपर होता है। ये सोल्यूशन फॉर्म में भी आता है, लेकिन इस एक्टिविटी के लिए ब्लू लिटमस पेपर लेने के लिए कहा गया है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए बोला गया है। उसके बाद सारे पीसीस को साफ और सूखी जगह पर बिछा देना है। उसके बाद एक ड्रॉपर की मदद से जितने भी सॉल्यूशंस हमने लिए हैं, एक एक करके उनकी एक एक बूंद सभी लिटमस पेपर्स पर डालनी है। उसके बाद हमें ये देखना है कि रंग में क्या बदलाव आया है, क्या ब्लू लिटमस का रंग चेंज हुआ या नहीं, और हमें अपने जो ऑब्जर्वेशन है उन्हें रिकॉर्ड करना है। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि अगर 6 सॉल्यूशंस लिए गए हैं तो 6 ही ड्रॉपर लिए गए हैं, क्योंकि एक ड्रॉपर को दोबारा यूज़ नहीं करना। इसलिए ऐसा है, अगर हम ड्रॉपर को दोबारा से यूज़ करेंगे तो उस ड्रॉपर में पहला सॉल्यूशन लगा हुआ है वो दूसरे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर बार ड्रॉपर साफ लें। यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरह से लिटमस पेपर्स को एक साफ और सूखी जगह पर रखा गया है और एक एक कर कर उस पर सॉल्यूशन डाले जा रहे हैं, और हम देख सकते हैं कि कई सॉल्यूशन डालने पर रंग चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक लिटमस पेपर है, उसका रंग ब्लू रहा, बाकियों का रेड हो गया। Repeat the same activity with pieces of red litmus paper as shown in the figure and record your observation in table 2.1. अब बोला जा रहा है कि जिस तरह से हमने ब्लू लिटमस पेपर लेकर सभी सॉल्यूशन के एक एक ड्रॉप डाले हैं, उसी तरह से रेड लिटमस पेपर लेकर उस पर भी एक एक ड्रॉप सभी सॉल्यूशंस का डालना है। हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। लाइम वाटर जो कि एक सॉल्यूशन इस एक्टिविटी में यूज़ किया गया है, उसको बनाने का मेथड बताया जा रहा है। डू नॉट कंफ्यूज लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम विच इज फ्रूट सिमिलर टू लेमन। लाइम वाटर solution of calcium hydroxide in water can be easily prepared by mixing lime, chuna or calcium oxide in water and leaving it undisturbed for some time, say an hour. Filter the liquid into another container and use it as a lime water. अब बोल रहे हैं लाइम वाटर में लाइम मतलब नींबू नहीं होता। इसको बनाने के लिए चूने को पानी में घोल लेना है और फिर 1 घंटे के लिए छोड़ देना है और उसको हिलाना नहीं है। उसके बाद जब चूना नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर रह जाएगा तो वो पानी है उसको बाहर निकाल लेना है, तो वो पानी लाइम वाटर होगा क्योंकि उसमें लाइम की प्रॉपर्टीज आ गई होंगी। इस एक्टिविटी में जो रिजल्ट आएंगे वो इस टेबल में आप देख सकते हो। लेमन जूस ब्लू लिटमस को रेड कर देगा और रेड पर उसको कोई चेंज नहीं करेगा। सोप ब्लू लिटमस पर कोई चेंज नहीं करेगा जबकि रेड लिटमस पर ब्लू हो जाएगा। आंवला जूस ब्लू लिटमस पर रेड हो जाएगा और रेड लिटमस पर कोई चेंज नहीं करेगा। इमली का पानी ब्लू लिटमस पर रेड होगा और रेड पर कोई चेंज नहीं होगा। सिरके का ब्लू लिटमस पर रेड कलर हो जाएगा और रेड लिटमस पर कोई चेंज नहीं होगा। बेकिंग सोडा ब्लू लिटमस पर कोई चेंज नहीं करेगा जबकि रेड लिटमस पर ब्लू हो जाएगा। ऐसे ही लाइम पानी भी ब्लू लिटमस पर नो चेंज और रेड पर ब्लू कर देगा। नल का पानी दोनों पेपर्स पर कोई चेंज नहीं करेगा जबकि वॉशिंग पाउडर का सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पर चेंज नहीं होगा और रेड लिटमस पर ब्लू हो जाएगा। और शुगर और सॉल्ट के सॉल्यूशंस दोनों पेपर्स पर कोई चेंज नहीं करेंगे। अब इन चेंजेस का कारण क्या है? जो चीज़ एसिडिक होती है ब्लू लिटमस को रेड कर देती है और रेड को कुछ चेंज नहीं करती। जैसे कि आंवला जूस ने ब्लू लिटमस को रेड कर दिया और रेड लिटमस पर कोई चेंज नहीं हुआ। उसी तरह जिस तरह लेमन जूस ने ब्लू लिटमस को रेड कर दिया और रेड लिटमस पर कोई चेंज नहीं हुआ, उसी तरह आंवला जूस,
इमली का पानी और सिरका भी ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, जबकि रेड लिटमस पर उनका कोई चेंज नहीं आता। लेकिन कुछ सॉल्यूशंस होते हैं ब्लू लिटमस पर कोई चेंज नहीं करते, लेकिन रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ऐसे ही साबुन का पानी ब्लू लिटमस पर कोई चेंज नहीं करता, जबकि रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। उसी तरह बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर और वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को चेंज नहीं करते, जबकि रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। और कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो दोनों पेपर्स पर कोई भी चेंज शो नहीं करते। इसका कारण ये है कि जो चीज़ एसिडिक होती है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देती है, जिस तरह से लेमन जूस, आंवला जूस, इमली का पानी और विनेगर हैं। इन्होंने ब्लू लिटमस को रेड कर दिया था क्योंकि ये एसिडिक हैं, रेड लिटमस को चेंज नहीं करते। दूसरे होते हैं बेसिक्स। बेसिक ब्लू लिटमस को चेंज नहीं करते, जबकि रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं सोप, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर और वॉशिंग पाउडर रेड लिटमस को ब्लू कर रहे हैं, जबकि ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि ये बेसिक्स हैं। इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं। वो दोनों लिटमस पर कोई चेंज नहीं कर सकते, जिस तरह से टैप वाटर, शुगर का सॉल्यूशन और सॉल्ट का सॉल्यूशन है। इसका कारण ये है कि ये तीनों न्यूट्रल्स हैं, मतलब ना बेसिक हैं और ना एसिड्स हैं। इसके बाद हमें इन सभी सब्सटेंसेस को 3 ग्रुप्स में चेंज करना है। पहले ग्रुप में वो चीज़ें रखनी हैं जो ब्लू लिटमस को रेड कर देंगी, मतलब एसिडिक सब्सटेंसेस। सेकेंडली ग्रुप बी में हमें वो सब्सटेंसेस रखने हैं जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, मतलब वो सारी बेसिक चीज़ें हैं। और थर्ड ग्रुप सी में हमें वो चीज़ें रखनी हैं जिनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, जो दोनों लिटमस पेपर पर कोई चेंज नहीं कर रही, मतलब कि न्यूट्रल। I am curious to know what are these red and blue litmus paper strips made of? Why do they change color when drops of some samples are put on them? अब तक हमने पढ़ा कि किस तरह से कई सब्सटेंसेस के जो सैंपल्स हैं अगर लिटमस पेपर पे डाले जाएं तो उससे सब्सटेंस की एसिडिटी, बेसिसिटी और न्यूट्रलिटी का पता चलता है। तो ये लिटमस पेपर किस से बने होते हैं जिसके कारण हम ये सब पता लगा सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट। लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंस obtained from lichens. It is available both as a solution and in the form of a paper strip known as litmus paper. The litmus paper is available in 2 colors, blue and red, as shown in figure 2.3. Litmus एक नेचुरल सब्सटेंस है, मतलब कि ये कुदरती तौर पर पाई जाने वाली चीज है जो कि लाइकन से मिलती है। आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे कि लाइकन क्या होता है। लिटमस सोल्यूशन और पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में मिलता है, मतलब चाहे आप इसको एक घोल के तौर पर ले लो या पेपर के तौर पर ले लो। ये 2 रंग का होता है, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं अपनी एक्टिविटी में कि लिटमस ब्लू और रेड कलर में मिलता है। Substances that turn blue litmus paper to red are acidic in nature, while those that turn red litmus paper to blue are basic in nature. Since litmus shows different colors in acidic and basic solutions, it is called acid-base indicator. जो substance blue litmus को red में change कर दे वो एसिडिक होते हैं, मतलब उनमें एसिड कंटेंट है, और जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दे वो बेसिक होते हैं। कुछ लिटमस होते हैं जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस के अलग कलर चेंज करते हैं, मतलब कि वो रेड को ब्लू, ब्लू को रेड नहीं दिखाएंगे बल्कि उनका कलर डिफरेंट होगा। इस तरह के लिटमस हैं, इन्हें एसिड बेस इंडिकेटर बोला जाता है। इंडिकेटर इसीलिए, इंडिकेट का मतलब होता है शो करना, क्योंकि ये शो कर रहे हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, इसलिए एसिड बेस इंडिकेटर। अब तक की एक्टिविटी में हमने देखा अगर रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाए इसका मतलब सब्सटेंस बेस है, अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाए इसका मतलब सब्सटेंस एसिड है, अगर रेड लिटमस रेड रहे
तो भी सब्सटेंस एसिड है, और ब्लू लिटमस ब्लू रहे तो सब्सटेंस बेस है। और अगर एक सल्यूशन को बोथ लिटमस पर यूज किया जाए और नो चेंज ऑफ कलर आए, मतलब कि कलर चेंज ना हो, इसका मतलब सब्सटेंस न्यूट्रल है। सम अदर सब्सटेंसेस बोथ natural and synthetic can also be used as indicators. Synthetic indicators are made in laboratories and you will learn more about them in higher grades. कई substances हैं वो natural और synthetic तरीके से बनाए जाते हैं। synthetic मतलब जो कि लैब में बनाए जाएं, मतलब इंसानों द्वारा बनाए जाएं और उनको इंडिकेटर की तौर पर यूज किया जाता है। Holistic lens. Lichens are formed by the association of two living organisms, a fungus and algae. They grow on rocks and trees in regions that have abundant rainfall and clean air. Do you find lichen on trees in your neighborhood? Lichen ऐसे दो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है जो नेचर में मिलते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म है एल्गे एंड फंगस। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो लाइकन बनता है। इनके मिलने से लाइकन कैसे बनता है? जब ज़्यादा रेनफॉल होने वाले एरियाज में पेड़ों के तनों पर और पत्थरों पर मॉइस्चर होने के कारण इस तरह की फॉर्मेशन हो जाए तो वो फंगस और एल्गी का कॉम्बिनेशन होता है और इसको लाइकन बोलते हैं, जो कि लिटमस बनाने के लिए यूज होता है। जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये लिटमस सॉल्यूशन और पेपर दोनों फॉर्म्स में आता है। Now let us classify the substances sorted in group A, group B and group C in table 2.2. The substances in group A such as lemon juice, amla juice, tamarind water and vinegar turn the blue litmus paper to red, implying that these substances are acidic in nature. जिन substances को हमने group A में रखा था, जैसे कि आमला जूस, लेमन जूस, इमली का पानी, सिरका, इन सब ने ब्लू लिटमस को रेड में चेंज किया था। और हमने अभी ये लर्न किया है कि जो ब्लू को रेड में चेंज कर दे वो एसिडिक होते हैं। तो इन सब सब्सटेंसेस का नेचर एसिडिक है। द सब्सटेंसेस इन ग्रुप बी सच एज सोप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर एंड वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन टर्न्ड रेड लिटमस टू ब्लू, हेंस दीज सब्सटेंसेस आर बेसिक इन नेचर। जिन सब्सटेंसेस को हमने ग्रुप बी में रखा है, जैसे साबुन का पानी, बेकिंग सोडा का पानी, चूने का पानी, वॉशिंग पाउडर का सल्यूशन, ये सारे रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहे थे। साथ ही हमने ये देखा था, ये सिर्फ रेड लिटमस को ब्लू में चेंज नहीं कर रहे थे, इन सल्यूशंस को ब्लू लिटमस पे डाला गया था तो नो चेंज आ रहा था। मतलब ब्लू पे कोई चेंज नहीं और रेड को ब्लू में चेंज करने वाले बेसिक होते हैं। The substances in group C such as tap water, sugar solution and salt solution did not change the color of either litmus paper. Can you predict their nature? और जिन चीज़ों को हमने ग्रुप C में रखा था, जैसे नल का पानी, शुगर का सल्यूशन, नमक का सल्यूशन, इन्होंने दोनों लिटमस पर कोई भी कलर चेंज नहीं किया था। तो इन्होंने पूछा है, तो आप बताइए ये नेचर में किस तरह के सब्सटेंसेस हैं? तो ये नेचर में न्यूट्रल हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जब दोनों लिटमस पेपर पर किसी सब्सटेंस का सल्यूशन कोई चेंज ना करे तो वो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर भी ये सारे के सारे सब्सटेंसेस हैं या सल्यूशंस हैं, ये न्यूट्रल हैं। एसिड्स अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग चीज़ों में पाए जाते हैं, तो उसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर। Are all the substances in group A of table 2.2 edible? Have you ever tasted these edible substances? Can you recall their taste? You will find that all these substances taste sour. Thus, we can say that substances that taste sour tend to contain acids and are acidic in nature. Caution: do not taste anything until asked to do so. Do not taste any unknown substance. तो अब हमने पढ़ा जो ग्रुप ए में जितने भी सब्सटेंसेस आए थे उनका टेस्ट क्या था, क्योंकि वो सारे एडिबल थे, मतलब ईटेबल थे, खाने योग्य चीज़ें थी, तो उन सब का टेस्ट खट्टा होगा। तो इसका मतलब ये है सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट खट्टा होता है वो एसिडिक होते हैं, उनका नेचर एसिडिक है। चाहे वो दही हो, इमली हो,
सिरका, आम, संतरा हो, आंवला, उसमें कोई ना कोई एसिड है। ध्यान देने लायक बात यह है कि आप किसी भी चीज़ को जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो और आपने कभी खाई ना हो, उसको नहीं खाना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने बड़ों से पूछना चाहिए कि ये चीज़ खाने लायक है या नहीं, तभी उसको खाकर टेस्ट कर ये चेक कीजिए कि उसका नेचर कैसा है। सम कॉमन एडिबल सब्सटेंसेस एंड द नेम्स of the most common acids present in them are given in figure 2.4। अब नीचे दिए गए पिक्चर में कुछ खाने वाली चीज़ों की पिक्चर्स दी हैं और साथ में ये बताया गया है कि उनमें किस किस टाइप का एसिड है। एसिड सिर्फ एक तरह का नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं जितनी भी खट्टी चीज़ों के हमने अभी नाम देखे, पढ़े या सुने हैं, उन सब का टेस्ट डिफरेंट है। तो उनका टेस्ट डिफरेंट होने का मतलब है कि उनमें टाइप ऑफ एसिड भी डिफरेंट है। तो उसी के बारे में अब पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के एसिड्स हैं। जैसे ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड होता है, मैंगो में, रॉ मैंगो में टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो में सिट्रिक एसिड और ऑक्सिलिक एसिड होता है। फाइंड एंड राइट द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अब नीचे कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें कौन कौन सी तरह के एसिड्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले लेमन है, सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टैमरिंड में टार्टरिक एसिड है। विनेगर में एसिटिक एसिड मिलता है। नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंसेस, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन फ्रॉम ग्रुप बी। रब द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब कहा जा रहा है कि ग्रुप बी में से बेकिंग सोडा सॉल्यूशन लीजिए और उसको अपनी उंगलियों के बीच में रब कीजिए, उसको मलिए। तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? इट फील्स सोपी और स्लिपरी। बेसिक सॉल्यूशंस आर जनरली स्लिपरी टू टच। तो आपको अपने उंगलियों के बीच में एक सोपी और स्लिपरी फीलिंग आएगी। तो जो बेसिक्स होते हैं ये स्लिपरी होते हैं। ऑल्सो बेसिस जनरली टेस्ट बिटर, but everything that tastes bitter may not contain a base. For example, bitter gourd, करेला possesses a bitter taste but is not basic in nature. इसके साथ ही जितने बेसिस होते हैं उनका टेस्ट कड़वा होता है। बिटर टेस्ट का ये मतलब नहीं है कि जो भी चीज़ें बिटर हैं वो बेसिक होंगी। सिर्फ इतना कहा गया है कि जो चीज़ें बेसिस हैं वो बिटर होंगी, लेकिन सारी की सारी बिटर चीज़ें बेसिक नहीं होती। जिस तरह से जो एसिड्स हैं वो खट्टे होते हैं, लेकिन सारी की सारी खट्टी चीज़ें एसिडिक नहीं होती। उसी तरह से ये बात यहाँ पर समझाई गई है और कहा गया है कि जो करेला होता है वो कड़वा होता है, लेकिन वो बेसिक नहीं है। तो आप कमेंट करके बताइए कि करेले का नेचर क्या होता है। नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर। अब इसमें बोल रहा है कि मेरे घर में जो मैंने कि जिसे मैं रोज़ देखता हूँ, जैसे कि फर्श साफ करने वाला क्लीनिंग लिक्विड है, उसका नेचर इंडिकेटर की मदद से पता लगा सकता हूँ। इफ़ लिटमस इज़ नॉट अवेलेबल, आर देयर सम अदर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैन सर्व एज एसिड बेस इंडिकेटर। अगर हमारे पास लिटमस ना हो तो क्या ऐसे भी कोई नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जिनको हम एसिड बेस इंडिकेटर के पर्पस से यूज कर सकें? रेड रोज एज एन इंडिकेटर। You might have observed many colored flowers in your surrounding. Try making your indicator using these flowers. Let us prepare. Collect some fallen petals of red roses available in your surrounding. It is advised not to pluck flower. You may pick petals or flowers fallen on the ground. Take a fistful of the collected petals of red roses and wash them with water. अब इसमें बताया जा रहा है कि लाल गुलाब के साथ किस तरह से इंडिकेटर बनाया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि बिना फूल तोड़े सबसे पहले हमें रेड रोज के पेटल्स हैं उनको इकट्ठा करना है, या टूटे हुए रेड रोजेस को इकट्ठा कर लेना है और उनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। क्रश द पेटल्स यूजिंग अ मोर्टार एंड पेस्टल। प्लेस देम इन ग्लास टम्बलर। pour some hot water into the glass tumbler to ensure that crushed flower petals are completely immersed. उसके बाद उन पेटल्स को
क्रश कर लेना है, क्रश मतलब उनको पीस लेना है। तो पीसने के लिए आपके घर में जिस तरह का भी इक्विपमेंट हो उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसे कांच के ग्लास में डाल लेना है और उसमें गर्म पानी डालना है, और गर्म पानी इतना होना चाहिए कि जो आपने पेस्ट बनाया है पेटल्स का वो पूरा का पूरा डूब जाए। कॉशन, परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। तो इसमें बोला जा रहा है कि जब आप गर्म पानी डालोगे तो आपको अपने एल्डर्स की मदद लेनी है और खुद से नहीं करना, ताकि आप पानी अपने पर गिराकर खुद को हर्ट ना कर लो। कवर द ग्लास टम्बलर विद द लिड, वेट फॉर 5 to 10 minutes till the water becomes colored and filter it। उसके बाद जो कांच का गिलास है उसको एक ढक्कन से ढक देना है और 5 to 10 minutes के लिए वेट करना है जब तक कि पानी में फ्लावर के पेटल्स का कलर नहीं आ जाता, और उसके बाद उसको फिल्टर करना है, मतलब उसको छान लेना है। द फिल्ट्रेट लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज द रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू बी यूज्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर। फिल्टर करने के बाद जो पानी आपके पास आया है उसी को आप एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हो। इस पिक्चर में क्लियरली दिखाया गया है रेड रोज का एक्सट्रैक्ट किस तरह का होता है। यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है और उसको एक स्टैंड में लगाया हुआ है, और उसके बीच में ये जो कलर्ड सोल्यूशन है रेड रोज का एक्सट्रैक्टेड सोल्यूशन है, जिसको कि इंडिकेटर की तरह यूज किया जा सकता है। Place 10 to 20 drops of the prepared red rose extract in each of 2 small transparent bottles or test tubes. Mark them A and B. उसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब या ट्रांसपेरेंट बॉटल्स लेनी है और उनको A and B मार्क कर देना है, और उनमें 20-20 ड्रॉप्स रेड रोज एक्सट्रैक्ट डाल देना है। Add 20 to 30 drops of lemon juice in test tube A and 20 to 30 drops of soap solution in test tube B with the help of a dropper. नेक्स्ट स्टेप में एक ड्रॉपर लेना है और उसके साथ ट्यूब ए में 20 to 30 ड्रॉप्स लेमन जूस के, मतलब नींबू के रस के डालने हैं। ट्यूब बी में 20 to 30 ड्रॉप्स सोप के सोल्यूशन के डालने हैं। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनी कलर चेंज टू द एक्सट्रैक्ट इन टेबल 2.3। उसके बाद जो भी कलर चेंज होगा दोनों टेस्ट ट्यूब में उसको रिकॉर्ड करना है। Repeat the same with the other samples used in activity 2.1 and record your observation in table 2.3। इसके साथ ही हमने जितने भी सैंपल्स पहले की हुई एक्टिविटी में लिए थे उन सबके साथ सेम एक्सपेरिमेंट करना है और उसके जितने भी रिजल्ट्स होंगे टेबल 2.3 में रिकॉर्ड करने हैं। Discuss your observation with your classmates. Are the samples that change the color of the flower extract to the shade of red the same as those that change the color of blue litmus paper to red? अब इसमें कहा जा रहा है कि जिन सैंपल्स ने ब्लू लिटमस का कलर रेड में चेंज किया था, क्या वो रेड रोज फ्लावर एक्सट्रैक्ट का कलर भी रेड में चेंज कर रहे हैं? Are the sample that change the color of flower extract to a shade of green the same as those that change the color of red litmus paper to blue? और क्या वो सैंपल जिन्होंने रेड लिटमस का कलर ब्लू में चेंज किया था वो यहाँ पर फ्लावर एक्सट्रैक्ट के सोल्यूशन से उनका कलर ग्रीन चेंज हो रहा है? Are the sample that do not change the color of the flower extract the same as those that did not change the color of red and blue litmus paper? और रेड और ब्लू लिटमस के हेल्प से जिनका कलर चेंज नहीं हुआ था, क्या यहाँ पर भी उन्हीं सैंपल्स को यूज़ कर रेड रोज एक्सट्रैक्ट का कलर में कोई चेंज नहीं आ रहा? From the above activity, we can conclude that the red rose extract can also be used as the test the nature of the substances. Hence, it is another example of acid-base indicator. We can conclude that the red rose extract seem to give red color in an acidic solution, green color in basic solution. We are sure that you will be excited about the above results. You may repeat the process of preparing the extract and testing substances with some vegetables, fruits or flowers such as beetroot, purple cabbage, turmeric, Indian blackberry or jamun, and red hibiscus or gudhal flowers. They can also act as acid base indicator. अब रेड रोज के अलावा भी कई चीज़ें हैं जिनको एज एसिड बेस इंडिकेटर यूज़ किया जा सकता है। उनमें कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स भी हैं, जैसे बीटरूट, पर्पल कैबेज, हल्दी, जामुन और गुड़हल के फूल हैं। फैसिनेटिंग फैक्ट्स।
Hydrangea is a plant that grows in cooler climates in the Himalayan region and the northeastern states. It gives flowers of different colors depending on the nature of the soil. Acidic soil produces blue-colored flowers, whereas in basic soil the flowers are pink or red. Can gardeners alter the change of hydrangea flower by adjusting the acidic or basic nature of the soil? अब एक प्लांट है हाइड्रेंगिया जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट है और ये ठंडी रीजन्स में ही पाया जाता है, जैसे कि हिमालयाज़ हो गया या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड होती है। तो जब इस प्लांट पे फूल आते हैं, अगर सॉइल एसिडिक हो तो ब्लू फ्लावर्स आते हैं। वैसे हमने देखा एसिडिक होने के कारण कलर रेड चेंज होता है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर सॉइल एसिडिक हो तो उस पौधे पर ब्लू फ्लावर्स आते हैं और अगर सॉइल बेसिक हो तो उस पे पिंक या रेड फ्लावर्स आते हैं। तो अब ये बोला जा रहा है क्या गार्डनर्स इन फ्लावर्स का कलर चेंज कर सकते हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्या गार्डनर्स सॉइल का नेचर चेंज कर सकते हैं? अगर प्लांट पर रेड फ्लावर्स आ रहे हैं, इसका मतलब सॉइल बेसिक है, तो उस सॉइल को अगर एसिडिक कर दिया जाए, ऐसे केमिकल्स डालें जिसके कारण सॉइल का नेचर एसिडिक हो जाए, तो वो ब्लू कलर के फ्लावर्स देने लग जाएंगी। और अगर ऑलरेडी ब्लू कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं, इसका मतलब सॉइल एसिडिक है, तो उस केस में उसकी एसिडिटी को कम किया जा सकता है और ऐसे केमिकल डाल सकते हैं जिसके कारण सॉइल बेसिक हो जाए। बेसिक होने पर वो प्लांट रेड कलर या पिंक कलर के फ्लावर्स देने लग जाएगा। तो ऑफ कोर्स गार्डनर्स उनके कलर को चेंज कर सकते हैं। टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, वी हैव यूज्ड ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स इन एक्टिविटी 2.1. कैन यू ऑल्सो नेम पेपर स्ट्रिप्स विद सम अदर नेचुरल इंडिकेटर्स? फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। हमने एक्टिविटी 2.1 में ब्लू और रेड लिटमस पेपर को यूज कर ये पता लगाया था कि सब्सटेंस बेसिक है, एसिडिक है, न्यूट्रल है। अब ये कहा जा रहा है क्या और भी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिनसे आप पेपर स्ट्रिप्स बना सको? तो अब एक्टिविटी करके वही देखेंगे क्या पेपर स्ट्रिप्स बनाई जा सकती हैं या नहीं। टेक अ स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक और हल्दी in a petri dish or container and add a little water to make a paste. You may also grind a piece of fresh turmeric. सबसे पहले स्पूनफुल हल्दी पाउडर लेना है और उसको एक कंटेनर में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट बना लेना है। इसमें फ्रेश टर्मरिक भी ली जा सकती है जो कि एक नॉट फॉर्म में होती है, लेकिन उसको ग्राइंड करना पड़ेगा या क्रश कर उसको पेस्ट बनाना पड़ेगा। केयरफुली डिप अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर इन द टर्मरिक पेस्ट अंटिल इट गेट्स येलो कलर्ड। अब जैसे हम जानते हैं कि हल्दी अपना रंग बहुत जल्दी छोड़ती है, अगर हमारे कपड़ों पर भी गिर जाए तो उनको पीला कर देती है, तो इसीलिए हम एक पेपर का टुकड़ा लेंगे और उस पेस्ट में डिप कर देंगे ताकि हल्दी का पूरा येलो रंग उस पेपर पर चढ़ जाए। टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई। जब उस पर हल्दी का पूरा रंग चढ़ जाएगा तो उस पेपर को बाहर निकालना है और सूखने देना है। कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप्स विच आर यूज्ड एज टर्मरिक पेपर। उस पेपर को सूखने के बाद पतली पतली स्ट्रिप्स में काट लेना है और उसको एज टर्मरिक पेपर यूज किया जाएगा। कॉशन, परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। कि जब भी आप इस तरह का कोई एक्टिविटी करोगे तो आपके जो एडल्ट्स हैं वो आपके साथ होने चाहिए। इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि एक टर्मरिक पेस्ट बनाया गया है। पेस्ट की हेल्प से एक पेपर को येलो कर लिया गया है और उसको स्ट्रिप्स में काटा जा रहा है। तो आपको भी कुछ इसी तरह से करना है अगर आप इस तरह की एक्टिविटी खुद परफॉर्म करना चाहते हो। यूजिंग अ ड्रॉपर, पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल्स यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1 1 by 1 on separate pieces of turmeric paper. Record your observation in table 2.4. जो भी सैंपल हमने एक्टिविटी 2.1 में लिए थे उन सैंपल्स को यूज करते हुए हमें एक एक ड्रॉप टर्मरिक पेपर के सभी स्ट्रिप्स पर डालनी है और अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.4 में रिकॉर्ड करना है। What did you observe? Do all samples change the color on the turmeric paper? Group the samples which do not change the color of the turmeric paper. अब इस एक्टिविटी को आप खुद करके देखिए और उस टेबल को फिल करके आपको क्या रिजल्ट मिले हैं। अब ऑब्जर्वेशन में कहा जा रहा है कि क्या सभी सैंपल के कलर चेंज हुए हैं।
टर्मरिक पेपर यूज करने के बाद उन सैंपल्स को ग्रुप कीजिए जिनका कलर चेंज नहीं हुआ टर्मरिक पेपर पर। कंपेयर देम विद द सैंपल्स इन ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इन टेबल 2.2। उसके बाद टेबल 2.2 में जो हमने ऑब्जर्वेशंस फिल की थी, जिसमें हमने लिटमस पेपर को यूज किया था, उसके साथ अपनी इस वाली ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करना है। कैन टर्मरिक पेपर बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंसेस? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स। क्या टर्मरिक पेपर को एसिडिक सब्सटेंसेस के लिए यूज किया जा सकता है? तो हम देखेंगे कि जब हम टर्मरिक पेपर को यूज करते हैं तो एसिडिक सब्सटेंसेस का कलर चेंज नहीं होता। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट टर्मरिक पेपर कैन यूज टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंसेस, हाउएवर इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो हम देखेंगे बेसिक सब्सटेंसेस अपना कलर चेंज कर देंगे और चेंज कर कर रेड हो जाएंगे, जबकि एसिडिक या न्यूट्रल सब्सटेंसेस अपना कोई कलर चेंज नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि टर्मरिक सिर्फ बेसिक सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आने पर ही कलर चेंज करती है। आई गॉट अ करी स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट एंड ऑन अप्लाइंग सोप इट चेंज्ड इट्स कलर। वाओ, नाउ आई नो द रीजन। हमने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि अगर हमारे कपड़ों पर टर्मरिक के स्टेन्स लग जाएं और जब हम उसको वॉश करते हैं तो वो स्टेन कलर चेंज कर लेते हैं और रेड या थोड़े ऑरेंजिश कलर अटेन कर लेते हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि सोप बेसिक होता है और बेसिक सब्सटेंसेस के टच में आने पर टर्मरिक अपना कलर चेंज कर लेती है। फैसिनेटिंग फैक्ट्स। व्हाई इज टर्मरिक नोन एज गोल्डन स्पाइस? अब टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस के नाम से भी जाना जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है? टर्मरिक is a member of the ginger family which is grown in India and other countries, a common spice in daily households. It is being researched for benefit beyond the taste and color it provides to the food. In Ayurvedic system of medicine, turmeric is considered to have numerous health benefits and is commonly used in several traditional home remedies. टर्मरिक, जिसे गोल्डन स्पाइस के नाम से भी जाना जाता है, ये जिंजर फैमिली का स्पाइस है और ये इंडिया के साथ और कंट्रीज में भी इसको ग्रो किया जाता है। इस स्पाइस को सिर्फ खाने को टेस्ट और कलर देने के लिए ही यूज़ नहीं किया जाता, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिन पर रिसर्च हो रही है। आयुर्वेदा में, जो कि इलाज का एक सिस्टम है, उसमें टर्मरिक को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी माना गया है और बहुत सारी एलिमेंट्स और डिजीज़ में इसका यूज़ रिलीफ देता है। उसी तरह हम जो होम रेमेडीज़ करते हैं उसमें भी हल्दी का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर किसी को चोट लग जाए, उसको मिल्क में हल्दी पाउडर मिलाकर दिया जाता है। इसके अलावा अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, मस्टर्ड ऑयल में हल्दी को बर्न करके उस पर लगाने से रिलीफ आता है। और भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जिनमें हल्दी यूज़ होती है। अश्विन क्रिएटेड अ ग्रीटिंग कार्ड टू पे ट्रिब्यूट टू हिज टीचर ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा। He applied turmeric paste on white paper and dried it. He wrote his wishes in teacher's mother tongue Odia language on the dried paper using one of the solution tested in table 2.4. Which solution can be used to write the message? His teacher applauded his creative use of the concept. अब कोई स्टूडेंट है अश्विन, उसने अपने टीचर को गुरु पूर्णिमा पर एक कार्ड दिया है और कार्ड उसने खुद बनाया, जो कि उसने टर्मरिक पेस्ट में वाइट पेपर को डिप कर कर ड्राई कर लिया और उस पर अपनी विशेस लिखी हैं। जो भी बेस्ट विशेस टीचर को देना चाहता था वो टीचर की मदर लैंग्वेज उड़िया में लिखी हैं। तो विशेस लिखने के लिए उसने कोई सोल्यूशन यूज़ किया है। तो अब ये पूछा जा रहा है कौन सा सोल्यूशन यूज़ किया जा सकता है, और उसके टीचर ने इसकी बहुत तारीफ की और वो खुश हुए। बच्चे ने क्रिएटिव वे से कार्ड को बनाया है। अब टर्मरिक डिप्ड पेपर पर किस सोल्यूशन से विशेस लिखी जा सकती हैं? ऑफ कोर्स हमने पढ़ा है कि टर्मरिक जब बेस के साथ रिएक्ट करती है तो वो अपना कलर चेंज कर देगी। तो इसीलिए कोई भी बेसिक सोल्यूशन यूज़ किया जा सकता है। और बेसिक सोल्यूशन कौन से हैं हम ऑलरेडी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू देख चुके हैं। हमने सैंपल लिए थे, उसमें वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन, लाइम वाटर, ये सारे बेसिक सोल्यूशंस हैं। तो इनकी हेल्प से टर्मरिक डिप्ड पेपर पर मैसेजेस लिखे जा सकते हैं जो कि कलर चेंज करने के बाद क्लियरली रीड किए जा सकते हैं। आर देयर एनी सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर चेंज ऑन एडिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस? अब क्या ऐसे सब्सटेंसेज हैं
जिनमें हम एसिड या बेस ऐड कर दें तो उनकी स्मेल चेंज हो जाए, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। There are some substances whose odor change in an acidic or basic medium. These are called olfactory indicators. अब जिन substances की एसिड या बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने पर स्मेल चेंज हो जाए तो उन्हें olfactory indicator बोला जाएगा। Take some finely chopped onions in a container along with some strips of clean cotton cloth or filter paper. Tightly close the container and leave it overnight. Take 2 of the cotton cloth or filter paper strips from the container and check their odor. Keep them on a clean surface and put a few drops of tamarind water on one strip and a few drops of baking soda solution on the other. Allow the drops to spread on the strip. अब सबसे पहले हमें अनियन लेकर उन्हें चॉप करना है और एक कंटेनर में रख लेना है और एक कॉटन का साफ कपड़ा या फिल्टर पेपर्स की स्ट्रिप्स लेकर उसमें डिप कर देनी है। उस कंटेनर को टाइटली बंद कर देना है और पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। सुबह होने पर 2 स्ट्रिप्स हम बाहर निकालेंगे और उनकी स्मेल चेक करेंगे। क्लीन सरफेस पर स्ट्रिप्स रखने के बाद उन पर एक स्ट्रिप पे टैमरिंड का वाटर डालेंगे और दूसरे पे बेकिंग सोडा का सोल्यूशन डालेंगे। उनको अच्छी तरह से स्ट्रिप पे स्प्रेड होने देना है। अब बोल रहे हैं क्या स्मेल में कोई चेंज आया? अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करेंगे। इसी तरह का टेस्ट हम बाकी के जितने भी सैंपल्स हमने अब तक किए हैं उनके साथ कर सकते हैं। अब इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली हमने ये तो सबके घर में ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि अनियन कट कर कर उस पर लेमन या विनेगर डाल दिया जाता है, जिसके कारण अनियन की स्मेल चेंज हो जाती है और काफ़ी टेम्पटिंग लगती है और दिल करता है कि उसे फटाफट से खा ले। तो डेफिनेटली एसिडिक सोल्यूशन डालने पर स्मेल चेंज हो जाती है। अगर हम अनियन पर एसिडिक सब्सटेंस डालेंगे तो उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, बट अगर हम अनियन पर बेसिक सब्सटेंस डालेंगे तो उसकी स्मेल चेंज नहीं होगी। इसके साथ ही ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जाम्पल है कि जब हम एसिडिक चीज़ पर न्यूट्रल चीज़ ऐड करते हैं, जैसे एसिडिक लेमन, उस पर जब हम सॉल्ट जो कि न्यूट्रल है उसको डालते हैं तो इससे भी स्मेल काफ़ी एनहेंस हो जाती है। तो ये भी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर ही हैं। नो अ साइंटिस्ट आचार्य प्रफुल्ल चंद्र इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। ही अर्नड अ डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम and returned to India. He contributed towards advancing scientific research in India. He also established India's first pharmaceutical company, a company in the field of medicines in 1901. He was a person rooted in Indian culture and knowledge traditions. Through his writings on the history of chemistry in India, he highlighted the achievements and expertise of ancient Indian scientists to the modern world. Ray, a social reformer, also advocated the use of mother tongue as a medium of instruction in educational institution. आचार्य प्रफुल्ल चंद्र को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री बोला जाता है। मतलब उन्होंने केमिस्ट्री को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में केमिस्ट्री में डॉक्टरेट लिया था। डॉक्टरेट का मतलब PhD की थी और इंडिया वापस आ गए थे। यहाँ पर आकर उन्होंने जितनी भी एडवांस रिसर्च थी उसमें हेल्प की। उन्होंने इंडिया की सबसे पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी मतलब दवाई बनाने वाली कंपनी 1901 में इंडिया में इस्टेब्लिश की थी। वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन को बहुत मानते थे, इसीलिए वो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क करते थे। उन्होंने काफ़ी पेपर्स ऐसे राइट किए जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया में केमिस्ट्री की रूट्स बहुत पुरानी हैं। मतलब केमिस्ट्री को इंडिया में बहुत सालों से फॉलो किया जा रहा है। और ये भी बताया कि केमिस्ट्री के फील्ड में इंडियन साइंटिस्ट ने पूरे मॉडर्न वर्ल्ड को क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल करके दी हैं। मतलब कि ऐसे कौन से काम हैं जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऑलरेडी कर दिए हैं जो कि मॉडर्न वर्ल्ड को पता भी नहीं है। वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, मतलब कि वो सोसाइटी को सुधारने वाले एक पर्सन थे। इसीलिए वो चाहते थे कि अपनी मदर टंग को यूज़ किया जाए, कि स्कूल्स और कॉलेजेस में अपनी मदर टंग को यूज़ किया जाए और बच्चों को इसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। What happens when acidic substances mix with basic substances? Let us investigate by performing the following experiment. Let us experiment.
Activity 2.7. Take 1 drop of lemon juice in a test tube and add around 20 drops of water on it. Observe the color. Add a drop of blue litmus solution to it. Do you observe any color change? Slowly add drops of lime water on the test tube with the help of a dropper and swirl it well. What do you observe? Is there any change in the color of the solution? अब कहा जा रहा है टेस्ट ट्यूब में लेमन जूस की एक बूंद लीजिए और उसमें पानी की 20 ड्रॉप्स ऐड कर दीजिए और उसका कलर देखिए। उसके बाद ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का एक ड्रॉप लेमन सॉल्यूशन में डाल दीजिए। अब कलर क्या चेंज होता है वो देखिए। उसके बाद दोबारा से लाइम वाटर की कुछ ड्रॉप्स उस ट्यूब में डालिए और फिर से उसको अच्छी तरह हिलाने के बाद उसका कलर देखिए कि क्या चेंज होता है। जब हम लेमन जूस सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि जब भी हम ब्लू लिटमस पर एसिडिक चीज़ को डालते हैं जैसे कि लेमन जूस तो उसका कलर रेड हो जाता है। उसके बाद इस रेड सॉल्यूशन में जब हम कोई बेसिक चीज़ डालेंगे जैसे कि लाइम वाटर तो इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाएगा क्योंकि बेसिक चीज़ें रेड लिटमस या सॉल्यूशन को ब्लू कर देती हैं, तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो गया। A stage comes when the color of the solution changes from red to blue. Again, add 1 drop of lemon juice to observe the solution. अब जब हम दोबारा से इस ब्लू सॉल्यूशन में एसिडिक चीज़ डाल देंगे तो डेफिनेटली इसका कलर एक बार फिर से रेड हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें एसिड ऐड कर दिया है, मतलब लेमन जूस ऐड कर दिया है, इसलिए इसका कलर रेड हो जाएगा। Initially, when a drop of blue litmus solution is added to lemon juice solution, the color of solution turns red. When lime is added to the test tube, the color of the solution eventually changes from red to blue. This shows that the solution in the test tube is no longer acidic. Lime water has neutralized the effect of the acid. अब जब हमने लेमन जूस जो कि हमने टेस्ट ट्यूब में लिया था उसमें जब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला तो उसका कलर रेड में चेंज हो गया क्योंकि एक एसिड का ब्लू लिटमस से कांटेक्ट होने पर कलर रेड हो जाता है। अब दोबारा उसमें लाइम वाटर जो कि बेसिक है वो डालने पर कलर रेड से फिर से ब्लू हो गया क्योंकि उसमें जो एसिडिटी थी, सॉल्यूशन में जितनी भी एसिडिटी थी उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब उसको ख़त्म कर दिया, जिसके कारण सॉल्यूशन अपना ओरिजिनल कलर अटेन कर लेता है। इससे पता चलता है कि जो सॉल्यूशन है अब वो एसिडिक नहीं रहा और लाइम वाटर ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दिया, मतलब एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दिया, जिसके कारण ब्लू लिटमस जो कि रेड हो गया था उसने अपना ओरिजिनल कलर अटेन कर लिया। When the solution of an acid is mixed with the solution of a base in sufficient quantity, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic. Such reactions are called neutralization reaction. In a neutralization reaction, salt and water are formed with the evolution that is release of heat. किसी एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं, उन दोनों के इफेक्ट ख़त्म हो जाते हैं, मतलब वो न्यूट्रल बन जाते हैं। तो इस तरह रिएक्शंस जहाँ पर एसिड और बेस को मिक्स करने पर उन दोनों का नेचर न्यूट्रल हो जाता है, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बन जाते हैं और साथ में हीट रिलीज होती है, मतलब जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और साथ में हीट प्रोड्यूस होगी, जो कि इस इक्वेशन के थ्रू हम समझ सकते हैं। इसमें एसिड को जब बेस के साथ ऐड किया जाता है तो उसका रिजल्ट होता है एक सॉल्ट, वाटर और साथ में रिलीज ऑफ हीट। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन एवरीडे लाइफ वेयर यू कैन ऑब्जर्व द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। लेट अस फाइंड आउट। अब हमारी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहाँ कहाँ पे यूज होता है। एसिड और बेस को मिक्स करके हम न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है या रिएक्शन है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसके साथ एक सॉल्ट, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है।
आगे के टॉपिक में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। सिचुएशन 1। कीर्ति was observing a butterfly in the garden with her hand resting on a tree trunk. Suddenly a red ant bit her, leaving her skin red with stinging pain. Her brother helped her by applying moist baking soda to the affected area, which relieved the pain. What do you think might be the reason for this? कीर्ति, जो कि एक पेड़ पर हाथ रखकर बटरफ्लाई को देख रही थी, उसको एक रेड एंट ने बाइट कर लिया, जिसके कारण उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। तो उसके ब्रदर ने उसके हाथ पर सोप लगा दिया या बेकिंग सोडा लगा दिया, जिसके कारण उसका पेन काफ़ी कम हो गया। When an ant bite, it injects an acidic liquid, formic acid, into the skin. The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, which is a base. जब एंट बाइट करती है तो वो फॉर्मिक एसिड स्किन में छोड़ देती है, जिसके कारण स्किन बर्न करती है। जब हम उस पर एक बेस मतलब बेकिंग सोडा को गीला करके लगाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसके कारण एसिड का इफेक्ट कम हो जाता है। इस तरह हम अपनी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन को यूज कर रहे हैं। व्हाट रेमेडीज डू पीपल यूज टू ट्रीट एंट बाइट्स इन योर रीजन? आपके रीजन में एंट बाइट से रिलीफ के लिए क्या किया जाता है? सिचुएशन 2। ऑन द फार्मर्स पोर्टल, an online platform from the Department of Agriculture, Corporation and Farmers Welfare, a query from a farmer states, "My plants are not growing well lately." After a detailed discussion, it was found that the excessive use of chemical fertilizers, substances added to soil to help plant grow better, made the soil acidic. What remedy might be provided to him? एक फार्मर पोर्टल है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर है। उस पर एक फार्मर ने अपनी एक रिक्वेस्ट डाली, जिसमें उसने कहा कि उसके प्लांट्स हैं अच्छी तरह ग्रो नहीं कर रहे। इसका कारण ये था कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस जो कि प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण उसकी सॉइल एसिडिक हो गई है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? When the soil is too acidic, the plants do not grow well. It can be treated with lime, which is a base. इसका सल्यूशन ये है कि जब मिट्टी एसिडिक हो जाए, प्लांट्स ग्रो नहीं करते, इसलिए उसे बेसिक बनाना पड़ेगा और बेसिक बनाने के लिए उसमें लाइम छिड़का जाता है। If the soil is basic, organic matters like manure and composted leaves are added to it. Organic matters release acids that neutralize the basic nature of the soil. अगर मिट्टी बेसिक है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। बेसिसिटी भी सॉइल के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। उस केस में सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर्स ऐड करने चाहिए, जैसे कि मेन्योर और कंपोस्ट, जो कि एसिड्स रिलीज करते हैं और बेसिक सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। Sometimes the soil may be neutral, but the plants growing in it may still show poor health, which can be due to deficiency of nutrients in the soil. कई बार सॉइल न्यूट्रल तो होती है, लेकिन फिर भी उसमें प्लांट्स नहीं ग्रो करते। उसका कारण ये है कि सॉइल में सिर्फ न्यूट्रलिटी ही नहीं चाहिए होती, बल्कि कुछ न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, जिनकी कमी के कारण प्लांट्स ग्रो नहीं करते। इसलिए उस कमी को भी पूरी करना जरूरी है। सिचुएशन 3। Ashwin's friend Gurbir stays near an industrial area. He shared with him that the fish population in his neighborhood lake was declining day by day. What do you think might be the cause of this? It may be due to factory waste being released into the lake. अश्विन का फ्रेंड गुरबीन, जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है, उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर की और बताया कि उसकी नेबरहुड में फिश की पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है। लेक में फिश है वो ज़्यादा दिखाई नहीं देती। उसका कारण क्या हो सकता है? क्या उसका कारण फैक्ट्री से जो पोल्यूटेड वाटर छोड़ा जाता है वो हो सकता है? इफ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर, व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक? अगर फैक्ट्री से छोड़े जाने वाला वाटर एसिडिक है तो उस केस में फिश को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक। अब फैक्ट्री का वेस्ट जो छोड़ा जा रहा है, छोड़ने से पहले उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें बेसिक सब्सटेंस ऐड किया जा सकता है, जिस कारण पानी की एसिडिटी कम हो जाएगी। लेट अस रैप अप।
अब कंक्लूड कर कर बता रहे हैं. नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन अश्विन एंड कीर्ति's पेपर शीट when the liquid was sprayed on them? Do you think that one possibility could be using a turmeric solution for spraying liquids and a soap solution for writing on the paper? शुरू में जैसा कि हमने पढ़ा था, अश्विन और कीर्ति स्कूल में एंटर किए थे तब उन्हें पेपर शीट दी गई थी जिन पे एक स्प्रे करने के बाद वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस दिखाई देने लग गया था. उसका कारण क्या हो सकता है? एक कारण ये हो सकता है कि जो पेपर दिया था वो टर्मरिक सोल्यूशन में डिप्ड हो और उस पर स्प्रे जो किया गया है वो सोप सोल्यूशन हो, मतलब बेसिक हो, जिसके कारण जो मैसेज था वो अपीयर हो गया था. इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. थैंक यू. कीप लर्निंग.